हेलो एवरीवन, तैयारी एचक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 1951। अभी तक हम वर्ष 1950 तक का डेटा जो है ना वो स्टडी कर चुके हैं। टाइम लाइन स्टडी करना जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें आपको लंबे समय तक जीएस को याद रखने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा फिल्टर डेटा आपके दिमाग में जो है ना वो फिर समाहित होता है, जिससे क्या होता है कि आप चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाते हो। पहला सबसे जरूरी जो काम है, पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं जीएस में, मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ तो मैं चीज़ नोटिस करता हूँ कि ऑफलाइन क्लास में बच्चे लगातार पढ़ते हैं, पर उनसे दूसरे दिन या 10 दिन बाद पूछो तो डेटा भूल जाते हैं या एक क्वेश्चन को दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो रिलेट करने का, क्लब करके पढ़ने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर है टाइमलाइन लर्निंग सीरीज, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए इसकी गंभीरता को समझिए और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्ष 1951। हम लोग देख चुके हैं वर्ष 1950 जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण साल था, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कवर किया था, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 1951। पहला क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में किया गया, ये अधिनियम आया। क्यों किया गया? सिंपल सी बात है कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। जब भी सरकार कभी कोई निर्णय लेती है तो ऐसा होता ही नहीं है कि सारे के सारे लोग सरकार के पक्ष में खड़े हो जाए। डेमोक्रेसी होती भी यही है कि जिसमें कुछ लोग जो है ना वो सपोर्ट करें, कुछ लोग विरोध करें, ताकि निर्णय जो है ना वो सरकार ठीक ले सके, है ना। वैसे भी आपको एक बहुत ही फेमस कोट बताता हूँ कि एक हमारे लीडर हैं जिन्होंने ये बात बोली थी कि जब दिल्ली की गलियां सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जिस व्यक्ति को ये पता हो कि ये लाइन किसकी लिखी हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र है जिसमें विरोध होना आम बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अभी क्या होगा, सरकार पहला संविधान संशोधन लाई है। चूंकि अब हमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने थे जिनके विरोध में लोग खड़े हो रहे थे और वो रिफॉर्म करना बहुत आवश्यक था, तो संविधान बदलना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने संविधान में किस देश से ग्रहण की है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में किया था, और जो ये करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, ये हमने किस कंट्री से ग्रहण किया है, तो वो कंट्री था साउथ अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हमने इसको ग्रहण किया था। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला पॉइंट जो है ना वो मैंने यही बना रखा है कि साउथ अफ्रीका से हमने अडॉप्ट किया था संविधान संशोधन करने का प्रोसेस, प्रक्रिया, ठीक है। क्यों करना पड़ा, क्या उद्देश्य था? देखो, आजादी के बाद जमींदारी अंग्रेज लगा गए थे तो वो अभी भी कंटिन्यू थी, तो हमें उसका उन्मूलन करना था, यानी उसको हमें नष्ट करना था, खत्म करना था, और सामाजिक सुधारों को लेकर के बहुत सारे काम करने थे, जिस वजह से हमें संविधान संशोधन करना ही करना था, ठीक है। अब हुआ क्या, संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया? उद्देश्य मैं बता चुका हूं क्यों करना था। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे। पहला था कि भूमि सुधार जो कानून थे उनको लागू करना था। भूमि सुधार कानून लागू जब तक नहीं होंगे तब तक हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। सिंपल सी बात है, तो हमें वो कानून लाने ही लाने थे। दूसरा था जमींदारी उन्मूलन। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि जमींदारी वो प्रथा थी, वो चीज थी जिसने नॉर्थ इंडिया को इतना ज्यादा निचोड़ दिया था कि आज भी यहाँ से गरीबी खत्म नहीं कर पाई है सरकार, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी कि जब हम, सिंपल सी बात है कि जब जमींदारी प्रथा लागू करी गई थी, देश में सुप्रीम कोर्ट बन चुका था, प्रथा तो लागू ही थी। अब अगर उसको सरकार हटाती तो लोग जो थे, जो जमींदार लोग थे, वो लगातार न्यायालय जाते, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते, और लंबा एक प्रोसेस जो था वो सरकार को लड़ाई लड़नी पड़ती। फिर जीतता कोई, हारता, 20 साल 50 साल, पता नहीं कितना समय लगता, या होता या नहीं होता, कुछ नहीं पता था। सरकार एक बिल लेकर के आई, सब भारत का पहला संविधान संशोधन, जिसमें ये तय किया गया कि एक नई अनुसूची हम जोड़ेंगे। वो अनुसूची थी नवी अनुसूची, ठीक है। और इस नवी अनुसूची में जो कुछ भी संशोधन करके डाल दिया जाएगा उसको जुडिशियल रिव्यू से दूर रखा जाएगा, ये तय किया गया। संसद में ये बिल पास कर दिया गया। यानी नवी अनुसूची में अगर संसद देश की कुछ भी संशोधन करके डालती है तो उस नवी अनुसूची में लिखा हुआ जो कुछ भी है उस पर सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा, ये तय कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये नवी अनुसूची कितनी पावरफुल बनाई गई थी पहले संविधान संशोधन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था, कुल मिलाकर के शुरुआत में 13 कानून इसमें शामिल किए गए थे। फिर बाद में क्या हुआ, समय समय पर और भी बहुत सारे कानून जो थे वो इसमें लिखे जाते रहे, डाले जाते रहे, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो लगभग 300 या 300 प्लस कानून इसमें शामिल हैं नवी अनुसूची में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि वर्ष 1973 तक ये निर्बाध रूप से चलता रहा, यानी इसमें कभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार या देश की संसद आमने सामने खड़ी हुई हो, ठीक है। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले ने तय किया कि नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों पर भी सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर मैं अभी भी देखता हूं, आप भी देखते होंगे कि आज भी नेता या आज भी देश की संसद या आज भी जो कानून के जानकार लोग हैं उनमें 2 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जो नवी अनुसूची में डाल दिए गए हैं या डाले जा रहे हैं, इन पर सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। कुछ लोग कहते हैं नहीं है।
तो अभी भी इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट अगर की बात की ओर से अगर हम देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो 1973 में उन्होंने एक फैसला दिया था कि नवीन अनुसूची में जो डाली गए कानून है, नियम कायदे कानून है, उन सब पर सुनवाई करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। हम देखो एक्चुअली बताएं बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि संविधान की मूल भावना से कोई छेड़छाड़ ना करे। ये जो अधिकार है ये हर प्रकार के अधिकार को सरपास कर जाता है। तो अभी ये देखने और सोचने वाला विषय होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट। एक और कानून पास किया गया जिसमें तय किया गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज, आप लोग जानते हैं जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस, जो बाद में आईएफएस जोड़ा गया था, ये सब के सब जो सर्विसेज हैं इनको लेकर एक कानून लाया गया और कहा गया कि हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। चूंकि मैं बता चुका हूं लास्ट वाले लेक्चर में भी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने इसको बनाए जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है कि अखिल भारतीय, अगर कहा जाए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अक्सर एग्जाम में आता है, भारत सरकार अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब आया था, तो वर्ष 1951 में आया था। ठीक है, पृष्ठभूमि की बात करें, क्या पृष्ठभूमि थी, तो संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, आर्टिकल नंबर 312, ठीक है, उसमें ये प्रावधान लिखा है कि देश की संसद का जो अपर सदन है यानी राज्यसभा, उसके पास ये अधिकार है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, उन्हें बना सकती है। ठीक है, तो ये राज्यसभा के पास अधिकार था। तो राज्यसभा ने अपने इस आर्टिकल का यूज करते हुए वर्ष 1951 में एक नई सेवा का सृजन किया और एक कानून लाया गया। कानून क्या था, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। ठीक है, इसके और कानून लाने का बेस क्या बताया गया कि क्यों ला रहे हैं ये कानून, क्यों हमें आवश्यकता पड़ रही है इस चीज की। तो सिंपली एक बात बताई गई थी, सिंपली क्या कहा गया था कि गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस का मतलब वैसे भी सरकारों का काम होता क्या है, गुड गवर्नेंस करना है ना, कि हर तरह से जो गवर्नेंस है पूरे देश को संचालित करना है, उसको अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से किया जाए, इसको इसमें सुधार लाने के लिए कानून लाया गया था। ठीक है, क्या क्या इसके बिंदु हैं जो हमारे काम के हैं, प्रशासनिक एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लानी थी, उसके अलावा नीति क्रियान्वयन करना था और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए बहुत ही अहम था। ये बड़ी ही अच्छी बात है। क्या है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि आज भी भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कई बार आपको विरोध करते हुए मिल जाएंगे या कहते हुए मिल जाएंगे कि हमें देश से अलग कर दीजिए आप, या हम देश से अलग रहना चाहते हैं, या हमारा तरीका अलग है, हम लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कहीं ना कहीं विरोध होता रहता है, पर उसके बावजूद भी वो क्षेत्र हमसे टूट कर अलग क्यों नहीं हो पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ की लोकल पार्टियां भी इस तरह की बात करती कि हमको अलग कर दिया जाए, वहाँ के नेता भी चाहते हैं कि हमको अलग कर दिया जाए या हम अलग हो जाए, पर वो नहीं हो पाते। उसके दो कारण हैं। एक तो संविधान में एक प्रोविजन है, उसमें ये कहा गया है कि आप लोगों को पता होगा कि भारत राज्यों का संघ है, और संघ के इंग्लिश में दो मतलब होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। ठीक है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका फेडरेशन है और हम हैं यूनियन। यूनियन की खासियत तो फेडरेशन की खासियत क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यूनियन की खासियत ये होती है कि इसमें एक देश ने राज्यों को बनाया होता है, तो देश जब चाहे तब वो राज्यों को समाप्त कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है या उस राज्य को अपने हाथ में ले सकता है सेंट्रल। पर फेडरेशन में क्या होता है, जो अमेरिका में, कि अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, सेंट्रल का उस पर दबाव नहीं है। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह क्या थी, सेकंड जो कारण था वो ये था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अब इसमें होता ये है कि एक व्यक्ति, जो एक लड़का जो उत्तराखंड का है या हिमाचल का है, अब उसको ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू जो जॉब मिली है वो मिली है साउथ में कहीं, वो मिली है नॉर्थ ईस्ट में कहीं। तो ऐसे में ये बात तय करी गई कि एक बड़ा चंक, बड़ा परसेंटेज जो है ना ऑल इंडिया सर्विसेज का, वो सेंट्रल तय करती है। यानी आपके यहाँ होने वाले जो आईएएस है, आईपीएस है, ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ही बड़ा एक हिस्सा राज्य नहीं तय करते, सेंट्रल तय करता कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ पर काम करेगा। जिस वजह से अगर जो हमारे नेतागण है, महोदयगण है, किसी क्षेत्रीय पार्टी की, वो चाहे भी देश से अलग होना, तो जो ये प्रशासनिक सेवा है हमारे देश के, वो ये उनकी बात ना मानते हैं और ना इस चीज को आगे बढ़ने देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमारे काम का है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस और भी आते हैं, वो देख लेते हैं इसी एक्ट से जुड़े हुए। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यह था कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1951 आप याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितनी सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवाओं में, तो उसमें 3 सेवाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो है आईएएस, दूसरा है आईपीएस और तीसरा आईएफएस। आईएएस मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस क्या हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस होगा, जी नहीं, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। क्लियर। अच्छा, ये बिंदु भी याद रखिएगा कि जो आईएफएस है ना, इसको वर्ष 1966 में जोड़ा गया था, 1966 में इसको बाद में ऐड किया गया था। यानी जब ये सेवाएं बनी थी उस समय पर इसको ऐड नहीं किया गया था। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि ये देश की एकता में कितना बड़ा रोल निभाता है, जो ये एक्ट अभी पास किया गया था वर्ष 1951 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951।
पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। आप में से जो बच्चे संविधान पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वित्त आयोग। ठीक है, इसको जरा हम इसके बारे में डिटेल में पहले चीजें समझते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि पहला वित्त आयोग जो है ना, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ये कब आया था? तो वर्ष 1951 में पहला वित्त आयोग जो था वो बना था। ठीक है, गठन की अगर हम बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 280 जो है ना, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करे, वित्त आयोग को बनाए। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पहला वित्त आयोग कब बना? तो वर्ष 1951 में 1951 वो साल था जब पहली बार पहला जो फाइनेंस कमीशन था वो बना। सिंपली आप लोग जानते हैं, ऊपर लिखा भी गया है कि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो किसने बनाया था? तो आप जान सकते हैं देश के पहले जो राष्ट्रपति हैं इस समय पर, उन्होंने बनाया था इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है कि पहला वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। आज भी अगर आप देखोगे जो करंट जो हमारे अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, उनका नाम पूछा जाता है, तो ये एग्जाम में आता रहता है। पहले वित्त आयोग का नाम बार बार आता है, तो उनका नाम था केसी नियोगी। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ही अहम व्यक्ति हैं जिनका नाम केसी नियोगी है। ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, उद्देश्य क्या था, क्या एम था? एम समझना बहुत ही जरूरी है। क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया, या संविधान में क्यों डाला गया, या ये क्या काम करता है आज फाइनेंस कमीशन? जिन बच्चों को नहीं पता हो उनको मैं बता देता हूँ कि ये केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करता है। आपको पता है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं या कोई एक्टिविटी करते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो उसमें टैक्स जो है ना वो आप देते हैं। उस टैक्स में दोनों हिस्से होते हैं, राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का होता है। अब ये कौन तय करेगा कि जो टैक्स है वो उसका बांटने का अनुपात क्या होगा? 60-40 होगा, 60% केंद्र को जाएगा, 40% राज्य को जाएगा, या 80 और 20 होगा, या जो भी रेशियो रहेगा वो क्या होगा, ये कौन तय करेगा? तो इसी चीज को तय करने के लिए कमीशन बना हुआ जिसको बोलते हैं वित्त आयोग। और आप जानते हैं कि अगर आप टैक्स का बंटवारा ठीक से नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। बल्कि मैं अगर आपको बताऊं, ये मैं क्लास में इस बारे में बात करता रहता हूं कि देश को अगर सबसे ज्यादा खतरा है ना, देश की एकता और अखंडता की बात करें, सबसे ज्यादा इसी चीज से खतरा है कि अगर वित्त आयोग, फाइनेंस जो कमीशन है ना, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। हालांकि वो अपना काम ठीक से करते हैं, पर कई बार कई सारे राज्य जो है ना इस चीज में विरोध करते हैं कि हम लोग टैक्स ज्यादा देते हैं पर रिटर्न में हमको कम मिलता है। तो ये सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि हर एक राज्य को उसका अधिकार मिलता रहे। फाइनेंस की बात करें जब हम, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करना, रेवेन्यू को आपस में डिवाइड करना, कितना केंद्र रखेगा कितना राज्य रखेगा, इस चीज का काम करना वित्त आयोग का काम है। उसके अलावा सिंपली आप जानते हैं कि अनुदान यानी जो ग्रांट्स होते हैं, जो ग्रांट का मतलब हो गया एक ऐसा धन जो आप लेते हैं पर आपको लौटाना नहीं होता, वो ग्रांट हो गया। ठीक है, मदद कर सकते हो आप, इसको फ्री में आपको पैसा मिलता है और आपको वो वापस नहीं करना पड़ता है। कई बार किसी राज्य को ग्रांट के रूप में सरकार बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, तो उसके बारे में बातचीत या बीच में जो पुल ब्रिज है वो फाइनेंस कमीशन के थ्रू होता है। ठीक है, वित्तीय संतुलन बनाना बेसिकली इनका मूल काम है, तो ये याद रखिएगा। फाइनेंस जो बैलेंस है ये इनका मूल काम है। आगे बढ़ते हैं। मतलब कहा जाए तो भारत में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसकी स्थापना करना ही फाइनेंस कमीशन का मुख्य काम है, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इससे होता यह है कि आयकर, इसमें राज्य का हिस्सा क्या होगा, केंद्रीय करों का बंटवारा कैसे होगा, इन सब की चर्चा की जाती है। राज्य के वित्तीय स्थितियों को संतुलित रखते हैं ये चीज, मतलब ये जो हमारा आयोग है ये संतुलित रखेगा। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को स्थापित करेगा, उनको स्पष्ट करेगा कि किसकी कितनी रेंज है, कौन कहां तक, मतलब किसके हाथ में कितने अधिकार हैं फाइनेंस की बात करें तो। ठीक है, अच्छा एक बात और इनका काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो काम यह है कि वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देना, यानी उनके सलाहकार होने के तौर पर कार्य करना। ये सारे के सारे काम फाइनेंस कमीशन के हैं। आई होप आपको फाइनेंस कमीशन समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका उद्देश्य, इसके कार्य तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संस्था बनाई गई थी वर्ष 1951 में जिसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या काम करता है, क्यों बनाना पड़ा, सब जान लेते हैं जल्दी से। पहली बात है, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी वर्ष 1951 में। क्लियर। अच्छा, उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? उद्देश्य ये था कि देश के लिए एक सुसंगठित यानी कलेक्टिव, उसके अलावा एक मानकीकृत सांख्यिकी प्रणाली का विकास करना। मैं इसको सरल शब्दों में समझाता हूं। देखो, सबसे पहला काम क्या है कि भारत में जब भी कभी किसी भी चीज के डेटा इकट्ठा करने होते हैं, एकत्र करने होते हैं, तो उसको लेकर एक संगठित, हमारे पास कोई संस्था नहीं थी जो हमारे देश के डेटा को इकट्ठा कर सके। तो उसको इकट्ठा करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था, और खासतौर से वित्तीय डेटा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अभी मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करना, भारत की जो नेशनल इनकम है ना, राष्ट्रीय आय, ठीक है, उसका आकलन करना इनका मूल काम है। उसके अलावा इनके बहुत सारे अन्य काम भी हैं। क्या? कि वार्षिक राष्ट्रीय लेखा जोखा रखना, यानी नेशनल जो अकाउंट्स हैं, यानी जो सांख्यिकी अकाउंट्स हैं कि कितना पैसा आया, कहाँ गया, क्या क्या दर से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जो कुछ भी है वो सब के सबके डेटा जो है ना वो इन्हीं के पास होते हैं, यही लोग उनको इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ जो स्टडी है ये कंडक्ट करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको अपने डेटा के बारे में ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में कि हमें उतना ही ज़्यादा आप और सुधार कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। जीडीपी आपने देखा होगा, हम लोग $4 ट्रिलियन के आसपास खड़े हुए हैं, तो इसके आंकड़े इनके पास होते हैं। उद्योग, सेवा, कृषि से संबंधित आंकड़े इनके पास होते हैं कि इस साल कितना उत्पादन हुआ, है ना, कितने हेक्टेयर में कितना कौन कौन सी फसल बोई गई, क्या हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा या सरकार इसको एक्सपोर्ट करती है, सब आंकड़े इनके पास होते हैं। तो इनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इनका काम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसका डेटा तैयार करना, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका डेटा तैयार करना। आपको पता है कि भारत में महंगाई किस बेसिस पर मापी जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। क्वेश्चन एग्जाम में लाखों बार आया होगा, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, अक्सर कर जब भी कभी देखो तो फाइनेंस के क्वेश्चन दिखता ही रहता है कि भारत में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका क्या काम है। तो याद रखिएगा इसको। अगला काम क्या है कि योजना आयोग अब बदल चुका है, तो नीति आयोग इसको बोलते हैं। इसके आंकड़े इकट्ठा करना, एकत्र करना, ये भी इन्हीं का काम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएन हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, या वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इन सभी को भारतीय वित्त से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना जो दिए जाने वाले हो, ठीक है। तो ये काम भी है, मतलब ये जो संस्था है, ये संस्था भारत के लिए काम करती है और वैश्विक संगठनों के साथ मिल करके काम करती है। याद रखना एक बात और भी कि वर्ष 2019 में जो SCO है और NSO है, इसको कंबाइन करके एक नया संगठन बना दिया गया है। अब ये दोनों संगठन जो है ना, ये कोरिलेट करके आपस में काम करते हैं। देखो, ये संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आपके पास चीजों के आंकड़े नहीं होंगे सही, तब तक आप उन संस्थाओं के थ्रू, उस डेटा के थ्रू आप बेहतर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब हमारे पास संस्था है, हमारे पास बेहतर डेटा है, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पहला चुनाव हुआ। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था आपको कि जो पहला जनरल इलेक्शन है वो वर्ष 1951 में हुआ और 52 में हमने सरकार बना पाई है, ठीक है। तो पहला आम चुनाव हुआ। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद, ये पहला लोकतांत्रिक चुनाव था, पहला आम चुनाव था, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहला क्वेश्चन ये था कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। लास्ट क्लास में भी मैंने ये बात आपको समझाई थी कि पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, ये वो पहला साल था जब पूरे देश ने वोट किया, यानी देश में वोटिंग राइट्स जो थे वो कॉम्प्रहेंसिव दे दिए गए थे। देश के हर एक नागरिक को वोट का अधिकार मिला। केवल 2 कंडीशन थी कि वो भारत का नागरिक हो और दूसरी कंडीशन थी कि वो 21 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका हो। इन 2 कंडीशन के आधार पर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया। जिन बच्चों को ना पता हो कि हमारा वोटिंग तरीका क्या रहा है, वो जा करके सबसे पहला वाला लेक्चर जा करके देखें, सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, यानी किस तरीके सत्ता जो है वो ट्रांसफर करी गई। तो उसमें आपको वोट कब किस किस स्थिति में भारतीयों को देने को मिला था, क्या क्या तरीके रहे हैं, ये सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ना, इसमें लागू कर दिया गया था। 21 वर्ष से अधिक आयु के हर भारतीय को वोट देने का अधिकार मिला। भारतीय मतलब जो भारत का नागरिक है, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, कुल मिलाकर के 489 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है। जीता कौन? अगेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो चुनाव जीती। बहुमत जो था वो इनको मिला, 364 सीटों पर ये विजयी हुए। एज यूजुअल मैं बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था 15 अगस्त 1947 को, और जब आम चुनाव हुए तो दोबारा इनकी पार्टी जीती और इनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी आप ये कह सकते हो कि पहली बार लोकतांत्रिक रूप से जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है, वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। महिला भागीदारी की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। महिलाओं को लेकर के सरकार बहुत सेंसिटिव है इस टाइम पर। तो अक्सर कर मैं देखता हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिखेगा कि जब पहला चुनाव हुआ तो उसमें कितनी महिला सांसद जो थी वो चुन करके आई थी, यानी लोकसभा पहुंची थी, ठीक है। तो सब मिलाकर के 22 महिला सांसद जो थी वो पहली लोकसभा में चुन करके पहुंची थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक हुआ। इसके बाद फिर रिजल्ट आया। इसी वजह से आप देखते हो कि जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो आंसर में 51-52 लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। बाकी मैं डिटेल्स तो आपको समझा ही रहा हूं, तो जो पेपर राइटिंग करते हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से हमें इसे हैंडल करना है, और जो ऑप्शनल टिक करते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि पहला हमारा जो आईआईटी है वो भी वर्ष 1951 में ही खोला गया था, यानी फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसकी स्थापना करी गई 1951 में। याद रखिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या पहला आईआईटी तो खोला गया था 1951 में। इसको रेलवे बहुत बार पूछ चुका है, एसएससी बहुत बार पूछ चुका है और यूपीएससी भी पूछ चुका है इसको, ठीक है। तो पहला आईआईटी खोला गया था 1951 में, पर कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, ये कानून कब आया था, जब हमने इसको कानून पास करके इसको एक एस्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था मूल रूप से, तो वो कानून 1961 में आया था। तो याद रखना 51 में पहला आईआईटी खुला और इसके 10 साल बाद, इसके ठीक 10 वर्षों बाद हमको वो कानून लाना पड़ा जिसके थ्रू हमने मल्टीपल आईआईटी जो है ना वो देश के अधिकांश शहरों में खोले, ठीक है। तो इस बात को रिलेट अच्छे से करिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है कि पहला आईआईटी कब खुला, कहाँ खुला, कौन सा खुला, वह मैं बताऊंगा इसको आगे, और साथ ही साथ कानून कब आया था, तो कानून 1961 में आया था, यानी ठीक 10 साल बाद। आई होप आप इसको रिलेट कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं पहला जो आईआईटी उसके बारे में। स्थापना हुई थी अगस्त 1951 में। पहला आईआईटी था कौन सा था, तो उसको हम लोग कहते हैं, जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा? आईआईटी खड़गपुर। आपको पता होगा कि जो आईआईटी खड़गपुर था ये कहाँ पर था, ये खोला गया था वेस्ट बंगाल में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? आपको मालूम है कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। पहले निदेशक कौन थे? हालांकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में दिखा नहीं है, पर मैंने डिटेल में दे दिया है। जेसी घोष इनका नाम था। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आज तक अगर हम बात करें एज ऑफ 2025 कितने आईआईटी ऐसे हैं जो फंक्शनल है, तो उनकी संख्या सब मिलाकर के 23 आईआईटी ऐसे हैं जो कार्यरत हैं, अभी काम कर रहे हैं। कानूनी आधार की अगर हम बात करें, कानूनी आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ना ये 1961 में पास किया गया था और इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया था, यानी अब इसको कानून के तहत स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। आपको पता है कि देश की जो हायर एजुकेशन है उसमें आईआईटी का कितना बड़ा रोल है, आईआईएम का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। हायर एजुकेशन को लेकर के इन्होंने बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे ब्रेन जो है ना उपलब्ध कराए हैं और आज भी भारत की पहचान माने जाते हैं आईआईटी और आईआईएम्स, ठीक है। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर को ही क्यों चुना गया? एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रेलवे इसको पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आईआईटी खड़गपुर जो है ना वो एक डिटेंशन कैंप हुआ करता था। डिटेंशन कैंप का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे क्रांतिकारी थे ना उनको यहीं पर बंद किया जाता था, जेल जैसा बना रखा था, यहीं पर उनके साथ अत्याचार होते थे, उनको बंद करके अंग्रेज सरकार रखती थी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल था, बहुत ज्यादा ऐसा स्थान था जिसके बारे में लोगों को जानकारी थी, लोग जो थे इससे बहुत ज्यादा टच्ड फील करते थे। तो इसी जगह पर ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद कर रखा था, तो हमने पहला स्थान यही चूज किया ताकि हमें इस चीज को कनेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। कनेक्ट करने से मेरा मतलब ये है कि देखो, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है ना, याद रखिएगा वो इतिहास बन जाता है फिर। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि जो कुछ भी इतिहास में गलतियां हुई हैं, जैसे जैसे भी जितनी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने आजादी हासिल करी है, तो हमें उसकी गरिमा पता रहे, हम उसको समझें, ठीक है। और बीइंग अ छात्र, बीइंग अ स्टूडेंट, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है ठीक से पढ़ाई करना, जो आपको करनी चाहिए, और मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं ठीक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके का काम, इससे रिलेट कर पाए बच्चे अच्छी तरीके से, ठीक है। इस बात को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। देखो, मैंने बोला ना, हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऐसी जो जेल जहां पर किसी को फांसी दी गई, ऐसी जो जेल जहां पर लंबे समय तक किसी को बंद करके रखा गया, आज सरकार ने उसको म्यूजियम बना दिया है ताकि लोग जाएं वहां पर और महसूस कर पाएं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में क्या क्या कुर्बान किया है, कितनी मुश्किलें सही हैं, ताकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चले और हम एक अच्छे भारतीय, एक अच्छे नागरिक के तौर पर काम कर सकें, ठीक है। हमारे अंदर अच्छा सिविक सेंस डेवलप हो सके, जिसकी बड़ी कमी है इस टाइम पर। आगे बढ़ते हैं। तो आईआईटी कैंपस इंडिया से बाहर है क्या? जी हाँ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी कि यूएई में, उसके अलावा जांजीबार में अफ्रीका में, और तंजानिया की बात हो रही, इन सभी जगहों पर भारत के बाहर भी आईआईटी खोले गए हैं। यानी कई सारी आपने भी देखा होगा, कुछ समय पहले शायद यूएई में भी खोले जाने की बात करी गई थी, रखी गई थी बात, ठीक है। तो भारत से बाहर भी अगर आप देखोगे जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां, उनमें बड़े बड़े कंपनियों पर जो सीईओज बैठे हुए हैं वो इंडियंस हैं, और वो सब कहाँ से निकले हैं? या तो आईआईटी से हैं या फिर आईआईएम से हैं, एनआईटी, इन सभी जगहों से निकले हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई सारे कंट्री जो है ना वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही संस्थान हो, तो हमने बहुत सारे देशों में ये संस्थान खोले भी हैं। आईआईटी खड़गपुर अगर हम बात करें तो भारत में जो एजुकेशनल क्रांति है उसका पहला कदम था। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं। आज भी क्रांति की आवश्यकता है, प्राइमरी लेवल पर कुछ खास हुआ नहीं है देश में, पर हायर एजुकेशन में काफी सारे काम किए गए हैं। और हायर एजुकेशन में कितने ही बच्चे पास आउट हो पाते होंगे, ये तो देखने वाला विषय होगा।
ठीक है। बाद में फिर आईआईटी को हमने क्या किया, 51 के बाद में जब हमने इसका महत्व समझ लिया, फिर हमने ऐसे आईआईटीज पूरे देश में फैला दी और पूरे देश में हमने आईआईटीज खोले। आपको पता होगा कि आईआईटी का क्या महत्व है, हम सब इस बात को अच्छे समझते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पहली मिस वर्ल्ड जो है ना प्रतियोगिता वर्ष 1951 में हुई थी, यानी फर्स्ट मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट जो है ना ये वर्ष 1951 में हुआ। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका ईयर पूछा गया है, यानी सरल भाषा में समझे तो पहली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है ना ये 1951 में हुई। ठीक है, एक एक करके सारे बिंदु देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। स्थापना कब हुई है, यानी पहली बार कब प्रतियोगिता हुई, तो 1951 में। कहां पर हुई थी, वो जगह थी लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम आज हम कह सकते हैं इसको। आयोजक कौन थे, तो उनका नाम था एरिक मार्ली। ठीक है, और पहली विजेता कौन थी, ये भी एग्जाम में आ जाता है, तो याद रखना इनका नाम था किकी हकानसन, व्हाटएवर, स्वीडन की थी ये, तो आप याद रखिएगा इनका नाम। कई सारे एग्जाम में पूछा गया कि जब पहली बार प्रतियोगिता हुई तो कौन विजयी हुआ था, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें। अच्छा, याद रखने वाली बातें क्या है, याद रखने वाली बात यह भी है कि मिस वर्ल्ड जो है ना ये दुनिया की सबसे पुरानी ब्यूटी पेजेंट है, यानी सबसे पुरानी जो है ना वो सौंदर्य प्रतियोगिता है। अच्छा, कितनी प्रकार की प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मिस वर्ल्ड आप जानते हैं वर्ष 1951 में स्टार्ट हुआ। उसके अलावा मिस यूनिवर्स, यहाँ पर आप देख पाओगे ये 1952 में स्टार्ट हुआ, पहली प्रतियोगिता हुई। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल ये 1960 में स्टार्ट हुआ था कैलिफोर्निया यूएसए से। और मिस अर्थ, ये 4 प्रकार की ब्यूटी पेजेंट आपसे पूछी जाती हैं जो वैश्विक स्तर पर है। ये फिलीपींस में 2001 में स्टार्ट किया गया। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो मिस इंडिया इसका कॉन्सेप्ट भी तो है, ये भी तो एक ब्यूटी पेजेंट है। हाँ है, यहाँ पर मैंने साइड में इस क्वेश्चन को डाल दिया है, आप इसको याद रखिएगा कि मिस जो इंडिया है ना ये शुरू हुआ था वर्ष 1964 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन इससे एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ देख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक डेटा रहे। पहली मिस वर्ल्ड बात करें, भारत में कौन बनी है, यानी कौन सी ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने पहली बार ये प्रतियोगिता जीती थी, तो उनका नाम है रीता फारिया। वर्ष 1966 में ये विजयी हुई थी, जीती थी इस प्रतियोगिता को। अगर हम बात करेंगे एज ऑफ नाउ, अभी तक कुल मिलाकर के 6 भारतीय महिलाएं इस प्रतियोगिता को जीत चुकी हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले 1966 में, ये ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, चूंकि पहली महिला थी रीता फारिया। उसके बाद में ऐश्वर्या राय 1994 में, उसके बाद में डायना हेडन, फिर युक्ता मुखी, उसके बाद फिर प्रियंका चोपड़ा और फिर मानुषी छिल्लर। ये इतनी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी तक मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीत चुकी हैं एज ऑफ नाउ। नीचे 2 क्वेश्चन डाले गए हैं सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के बारे में। दोनों के दोनों को अगर आप देखेंगे तो वर्ष 1994 में एक महिला जो थी, इनमें से सुष्मिता सेन वो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, और एक जो है ना जिनका नाम ऐश्वर्या राय है, हम सब जानते हैं, तो उन्हें मिस वर्ल्ड चुना गया था। यानी अगर हम इस बात को बोलें कि वर्ष 1994 भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वह कौन सा ईयर था जब दोनों के दोनों खिताब हमने जीते हैं, पूछा जा चुका क्वेश्चन, तो याद रखना वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन जो है ना ये मिस यूनिवर्स बनी थी और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस तरह की प्रतियोगिताएं जो है ना वो बहुत एग्जाम में आती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले एशियाई खेल कब हुए थे, फर्स्ट एशियन गेम्स। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1951 में हुए थे। अच्छा, एशियन गेम्स की शुरुआत ही भारत से हुई है, यानी सबसे पहली बार जब एशियन गेम्स दुनिया में कंडक्ट हुए तो कंट्री ही इंडिया था, यानी फर्स्ट एशियन गेम्स वाज स्टार्टेड इन 1951। ठीक है, इंडिया होस्टेड इट, इंडिया ने इसको होस्ट किया था, इंडिया इसका मेजबान कंट्री था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं कहूंगा कि इसका जो एशियन गेम्स का नाम है ना ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। ठीक है, तारीख कब से कब तक हुआ था, तो 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच में ये जो गेम्स थे इंडिया में करवाए गए थे। कहाँ करवाए गए थे, नई दिल्ली में करवाए गए थे, जो हमारा नेशनल स्टेडियम हुआ करता था, जिसे आज हम लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से। तो यहाँ पर ये गेम्स करवाए गए थे, भारत मेजबान कंट्री था। ठीक है, पहला मौका था जब किसी एशियाई देश को एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट आयोजित करने का मौका मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका जो मोटो था वो था एवर ऑनवर्ड। आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बात करें पहली बार एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं, ये पूछा जाए, मैं बता चुका हूँ, तो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार गेम हुए ही, यानी इनकी शुरुआत ही 1951 में हुई है और न्यू दिल्ली से हुई थी इंडिया में। कितने देशों ने भाग लिया था, तो कुल मिलाकर 11 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे उस समय पर। ठीक है, पदक तालिका की बात करें तो भारत का प्रदर्शन जो ऑल ओवर था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, 15 स्वर्ण, 16 रजत और कुल मिलाकर के 20 कांस्य पदक हमने जीते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दिखा है कि एशियन गेम्स जो है ना इनका आयोजनकर्ता कौन है, तो इनके आयोजनकर्ता जो है ना जो इसको कंडक्ट कराते हैं वो संस्था कौन सी है, वो संस्था है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ओसीए। अच्छा, इसका HQ कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में, यानी अगर हम बात करें जो मिडिल ईस्ट में कंट्री है जिसका नाम है कुवैत, वहां पर इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं जहां से ये ऑपरेट करते हैं। आई होप आपको एशियन गेम्स के बारे में जो जानकारी थी
वो समझ में आई होगी। और हम लोग बहुत जल्दी, हमने अभी इस साल बिडिंग भी करी है ओलंपिक होस्ट करने को लेकर के, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ओलंपिक होस्ट करने का मौका भी भारत को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि, सुपर इंपॉर्टेंट वैश्विक क्वेश्चन है, याद रखना, कई सारे एग्जाम से पूछा गया है, तो ध्यान से समझना है इसको। सैन फ्रांसिस्को ये जगह है यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। यहां पर एक संधि हुई, ट्रीटी हुई, सैन फ्रांसिस्को में एक संधि हुई। संधि क्या थी, डेट हुई थी, डेट यानी 8 सितंबर 1951 को ये संधि करी गई थी। जापान और 48 देशों के मध्य संधि हुई थी। एक तरफ जापान था और एक तरफ कुल मिलाकर के 48 कंट्रीज थे। आपको मालूम है 1951 ये वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बहुत ही नियर की घटना है। तो आपको पता होगा कि उस समय पर जापान पर परमाणु बम गिरा करके जापान को सरेंडर करवाया गया था, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। कौन सी घटना, कि जापान को सरेंडर करवा दिया गया था और जापान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। यानी जापान जो था वो दुनिया में मोस्ट प्रतिबंधित कंट्री उस समय पर बना हुआ था, ठीक है। जापान की संप्रभुता जापान से हटा ली गई थी, छीन ली गई थी। इसको बहाल किया गया था इसी ट्रीटी में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो अलाइड पावर्स हैं उन्होंने जापान को एक तरीके से सोवरेंटी दी थी, यानी आज़ादी दी थी। आज़ादी किस चीज़ से, खुद स्वतः निर्णय लेने के लिए। पर कुछ जो समझौते थे वो, जब समझौता होता है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं, थोप दी जाती हैं। तो किया था, क्या हुआ था, जापान ने युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकारी। कहा गया जापान से कि आप इस ट्रीटी में स्वीकारेंगे कि हाँ ये वॉर जो है ना इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, भविष्य में युद्ध से बचने का वादा करेंगे। तो वादा भी किया इन्होंने। युद्ध में कब्जाए गए जो क्षेत्र थे ना वो जापान को वापस लौटाने होंगे, जो जापान ने वापस लौटाए। कौन कौन से वो क्षेत्र थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी जैसे एग्जाम, एसएससी जैसे एग्जाम्स में तो मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो बहुत याद रखना। अधिकांश एग्जाम में ये पूछा गया कि सैन फ्रांसिस्को संधि कब हुई है, तो इसका ईयर बहुत याद रखना प्लीज, जिसका है जो ईयर रहेगा आपका 1951। अच्छा, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लौटाए थे इन्होंने, इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले कोरिया का कुछ क्षेत्र कब्जा कर रखा था जापान ने, वो वापस किया। ताइवान का क्षेत्र वापस करना पड़ा इनको, ठीक है। क्यूराइल आइलैंड जो है ना ये रशिया का था, इसको वापस करना पड़ा। आप समझ सकते हो कि जापान कितना पावरफुल था, तकनीक में बहुत आगे था, मेन बात ये थी, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा रशिया का एक और जगह था जिसको बोलते हैं साउथ सेकलैंड, तो ये भी जगह रशिया की है जिसको कब्जा कर रखा था जापानियों ने, तो उसको भी छोड़ना पड़ा था जापान को इसी संधि के तहत। इसके अलावा जापान की जो सिक्योरिटी है, जैसे आज आप देखते होंगे तो जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेके बैठा है, तो वो लेकर बैठा है यूएसए, अमेरिका। हालांकि ये कब तक चलेगा मुझे लगता नहीं है कि बहुत लॉन्ग इसका कोई फ्यूचर है, पर फिलहाल तो ऐसा ही है कि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास में, ठीक है। अच्छा, यूएन मेंबरशिप का रास्ता खुला जापान के लिए, यानी जापान को भी अब संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑफिशियली एंट्री मिल गई थी इसी संधि के बाद में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। आपको मालूम है कि जब न्यूक्लियर की खोज कर ली गई, न्यूक्लियर का आविष्कार कर लिया गया, तो उसका दो प्रकार से यूज शुरू हुआ। एक तो न्यूक्लियर का यूज बम बनाने के लिए शुरू हुआ, दूसरा हुआ एनर्जी सेक्टर में। और आप जानते हैं कि जब हम एनर्जी बनाते हैं तो ज़्यादा बम बनाने से बेहतर तो एनर्जी बनाना है ही है। एनर्जी आवश्यकताएं अगर पूरी होती है तो इससे बेहतर चीज़ और क्या होगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता कि पहली बार परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1951 में पहली बार हमने न्यूक्लियर एनर्जी बनाई थी, ठीक है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया। लगभग जगहों पर मैं देखा कि बच्चे इसको गलत कर दिए थे। फादर ऑफ द न्यूक्लियर पावर किसको बोलते हैं, तो इनका नाम है एनरिको फर्मी, ठीक है। एनरिको फर्मी को बोलते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। पहली बार परमाणु ऊर्जा से विद्युत कब बनाई गई, ईयर याद रखना 1951 में, ठीक है। 20 दिसंबर वो टाइम था। कहाँ पर करी गई, तो यूएसए, एक जगह है यूएसए में जिसको हम लोग बोलते हैं उडाहो, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है इसका, तो याद रखिएगा। केवल ये एग्जाम में आया था कि किस कंट्री में सबसे पहली बार परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनाई गई थी, तो वो कंट्री है यूएसए। अच्छा, इसको लेकर के रिएक्टर बनाने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले, अब तो बहुत सारी तकनीक आगे निकल गई है। रशिया ने एक मिसाइल भी फायर कर दी है जिसमें उन्होंने बहुत छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर मिसाइल में लगा दिया और न्यूक्लियर के थ्रू, रिएक्टर के थ्रू वो मिसाइल की अनलिमिटेड रेंज बना दी, मतलब कहीं तक भी आप उसको लेकर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो 10-12 घंटे हवा में रही मिसाइल, 14 घंटे तक, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहली बार जो रिएक्टर बनाया गया उसमें 4 बल्बों को जलाने के लायक विद्युत जो थी वो तैयार की गई थी, बनाई गई थी, पैदा की गई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि कब पहली बार ऊर्जा जो थी इससे बनी थी और किस देश में बनाई गई थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये पहला मौका था जब दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर फिजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए देखा था, ठीक है। तो ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि भारत ने ये कब कर पाया, तो भारत ने 1969 में कर पाया था।
ये 1969 ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब क्रम में पहुंचेंगे तो उसको कॉम्प्रहेंसिव मैं वहां पर समझाऊंगा। आपको पता है कि हमारा जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर है, एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, तो महाराष्ट्र में बना हुआ है। एनरिको फर्मी की बात करें तो 1942 में शिकागो यूएसए में इन्होंने, वहां पर यूनिवर्सिटी में ये थे, तो इन्होंने सबसे पहला जो कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था वो उसी यूनिवर्सिटी में उसका मॉडल तैयार किया था और दुनिया को बताया था कि इस तरीके से भी ऊर्जा बनाई जा सकती है। पर एक्चुअल में उसको जब यूटिलाइज किया जाता है किसी सिद्धांत को और पहली बार जब उसका रिजल्ट मिलता है तो वो जो ईयर है वो 1951 है। इसमें 51 ज्यादा एग्जाम में आता है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंपल, जो न्यूक्लियर जो प्लांट बनाया गया था, पहला काम क्या था? रिसर्च का काम था, रिसर्च पर्पज के लिए उसको बनाया गया था, ठीक है। और जो पहला बना था वो बिजली देने लायक नहीं था। मैं अभी बता चुका हूँ आपको, 1951 की वो साल है जब पहली बार इसको हमने ऑफिशियली इस तरीके से यूज कर पाया कि इससे बिजली भी बनाई जा सके। हालांकि बहुत ज्यादा बिजली नहीं बन सकती थी, 4 बल्ब जल सकते थे, पर जल तो सकते ही थे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय जनसंघ की स्थापना, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनसंघ क्या है? भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में। एक व्यक्ति हैं, जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे होंगे उनको मैं रिलेट करा देता हूं। जब हमारी अंतरिम सरकार बनी थी उसमें एक मंत्री थे जो उद्योग मंत्री हुआ करते उस समय पर, कॉमर्स और उद्योग मंत्री, जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो पहले तो अंतरिम सरकार में थे, पर वो 1951 आते आते सरकार की नीतियों से विमुख हो गए और उनको लगा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए, ये नीतियां उतनी भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनसंघ, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ को आप ये कह सकते हो अम्ब्रेला, उसी अम्ब्रेला के नीचे भारतीय जनता पार्टी भी आती है, यानी मदर पार्टी आप इसको बोल सकते हो समहाउ, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल एक थी। आपको पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये वो व्यक्ति है, अब भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन्स आप देखते होंगे तो उसमें क्या एक नारा लगता रहता है अक्सर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो यहाँ पर जो मुखर्जी है वो यही मुखर्जी है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये नारा जो है कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लगता था, क्योंकि ये कश्मीर में इनकी हत्या हुई थी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर में आजादी को लेकर के कैंपेन चला रहे थे। पहले हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। भारत में दक्षिणपंथी यानी राइट विंग की जो विचारधारा है, इसकी ऑफिशियल एंट्री यहीं से मानी जाती है 1951 से। यानी भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित जो राइट विंग के जो पार्टियां हैं उनकी ऑफिशियल एंट्री मानी जाती है कि वर्ष 1951 में ही हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना, और इसको किस क्रम में हुई बताता हूँ, समझाता हूँ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। स्थापना वर्ष की अगर हम डेट की अगर पर्टिकुलर बात करोगे तो 21 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापनाकर्ता कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, बंगाल से आते थे। अच्छा, किसके समर्थन में, यानी इनको बैक कौन कर रहा था? आरएसएस बैक कर रहा था इनको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आप जानते होंगे कि आरएसएस का आज के समय पर क्या महत्व है देश में, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेबल हैं। अच्छा, इनकी विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा की बात करें, ये खुद की विचारधारा के बारे में बात करते हैं कि भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर एकत्र किया जाए, ये इनकी विचारधारा है मूल। जो कल्चरल इनका राष्ट्रवाद है इस पर ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है, तभी ये अपने कल्चर की बात करते हैं ज्यादा, आप इस चीज को महसूस करते होंगे। इसके अलावा इनकी आइडियोलॉजी में हिंदू हितों की रक्षा करना भी शामिल है। कश्मीर के मुद्दे पर इनका विशेष पॉइंट ऑफ व्यू था। आपने देखा होगा कि अभी हाल की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने, इसने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम 370 धारा खत्म कर देंगे, 35 को खत्म कर देंगे, इन्होंने खत्म भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे 370 का विरोध ये 1951 से ही करना शुरू कर दिए थे। हालांकि 370 जो धारा ये 1951 में तो पूरी बनी नहीं थी, पर इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रोविजन बनाए जा रहे हैं। तो कोई भी ये रिलेट मत करना कि 370 धारा जो थी वो 1957 में के बाद में इंप्लीमेंट हो पाई है। तो अभी 51 में हम लोग चल रहे हैं, तो 51 में इंप्लीमेंट नहीं होती, पर हाँ जो नेता होते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स है उनको पता होता है कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति, ठीक है, और स्वदेशी उद्योग, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ये सब के सब इनके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। जैसे आज भी देखोगे तो प्रधानमंत्री वर्तमान जो है ना, ये मेक इन इंडिया के बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है, और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की जो इनसे जुड़ी हुई है। वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं ना, वो इसी पार्टी से जुड़ी हुई है। जनसंघ के बाद 1977 में जनता पार्टी का विकास हुआ, जनता पार्टी उभर के सामने आई। आपको पता होगा मैंने जो राजनीति को लेकर के एक वीडियो बनाया है इसी सीरीज में, पहला वीडियो था, आई थिंक सेकंड वीडियो था वो, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि राजनीति जो है ना वो किस परिप्रेक्ष्य में चली। तो मैंने कहा था कि देश को प्रधानमंत्री अभी तक कुल मिला करके कितनी 4 पार्टियों से मिले हैं, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से, जनता पार्टी से और जनता दल से, ये 4 पार्टियां। तो उसमें एक पार्टी थी जिसका नाम है जनता पार्टी, ठीक है। और यही जनता पार्टी जब टूटी बाद में तो 1980 में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया था भारतीय जनता पार्टी।
यानी अगर आप ऊपर देखें तो भारतीय जनसंघ 51 बना, उसके बाद में 77 में एक नई पार्टी सामने आई है जिसको हम लोग बोलते हैं जनता पार्टी, और ये भी जब टूट गई है तो एक नई पार्टी बनी है 1980 में जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, और आज जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बात करें तो इनके नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर में जो विशेष दर्जा दिया गया था, यानी जो धारा 370 है, इसका विरोध करना शुरू किया था। ठीक है, उनका नारा था एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। मैं ये बात लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि उस समय पर भारत में दो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जिसको हम बोलते हैं उसको भी प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाता था, उसको वजीर आला बोलते थे, और जो वहाँ का राज्यपाल होता था उसको सदर रियासत बोलते थे आई थिंक। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, प्रमुख हिंदू संगठनों की बात करें जो अभी तक आपने देखा होगा, जब हम राइट विंग को पढ़ ही रहे हैं ना, हमने जनसंघ देख लिया, हमने भारतीय जनता पार्टी देख लिया, हमने जनता पार्टी देख लिया, तो क्यों ना और जो राइट विंग की पार्टियां हैं, राइट विंग विचारधारा के लोग हैं, तो उनको और स्टडी कर लिया एक ही साथ में, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सुपर इंपॉर्टेंट तरीके से मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है, ताकि ये लंबे समय तक दिमाग में बैठा रहे, और जब कनेक्ट होकर के बताया जाता है तो डेटा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होगा, प्रमुख हिंदू संगठनों की बात करें तो इनकी स्थापना और संस्थापकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस की स्थापना, आरएसएस को बोलते क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, आरएसएस। स्थापना कब हुई तो 1925 में 27 सितंबर को। याद रखना, अभी हम लोग 1925 में ही खड़े हुए हैं, यानी आज से 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा, जो देश आज कर रहा है, जिस रास्ते आज देश जा रहा है, इस चीज की, इस विचारधारा की, इस कार्य की कल्पना किसी ने आज से 100 साल पहले बैठ करके नागपुर में की थी कि आज से कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद देश इस तरीके से सोचेगा, इस तरीके से चलेगा। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये लोग, यानी इस संगठन के लोग कितने ज्यादा विचारधारा में मजबूत हैं, कितने ज्यादा विचारशील रहे, इन्होंने कब सोचा था और आज वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थान जहां पर इसकी स्थापना की गई थी तो वो नागपुर है। संस्थापक कौन है, उनका नाम है केशव बलिराम हेडगेवार, जिसको हम लोग बोलते हैं, कई बार देखते हैं कि हम लोग बी हेडगेवार बोल देते हैं, पर इनका पूरा नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में दिखा भी है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। भाजपा, जनसंघ आदि पर इसका राजनीतिक प्रभाव हमेशा रहा है। और ये किसकी बात करते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है इनकी। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है तो नागपुर में इनका हेडक्वार्टर बना हुआ है। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो आरएसएस आप समझ गए होंगे, आरएसएस से जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो आप लोग ने देखे होंगे। और आज भी आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बैक करने वाला जो सबसे बड़ा संगठन है वो आरएसएस ही है। सेकेंड संगठन है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की हम बात कर लेते हैं। स्थापना 1915 में हुई थी। ठीक है, यानी इसको बने हुए लगभग 110 साल हो चुके हैं। ठीक है, कहां पर इसकी स्थापना की गई थी तो हरिद्वार में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली से ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली से अपना सारा कार्य जो है ना वो पूरे देश में करते हैं। संस्थापक कौन थे तो बहुत ही महत्वपूर्ण दो नाम है। पहला नाम मदन मोहन मालवीय और दूसरा नाम है लाला लाजपत राय। ये दो जो नेता हैं, इन लोगों ने मिलकर के हिंदू महासभा का गठन किया था। ठीक है, प्रमुख नेता इस संस्था में कौन कौन थे, उनका नाम है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बाद में इसके प्रमुख नेता बनके उभरे थे। ठीक है, मैं तो क्या था, क्या काम करना था तो 15 में बन गया था, 47 देश आजाद हुआ था, बहुत बड़ा एक बीच में समय था। तो ये मुख्यतः काम कर रहे थे, ब्रिटिश काल में हिंदू हितों की रक्षा करने का कार्य कर रहे थे। और भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा का जो शुरुआत है वो यहीं से हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में आपने देखा होगा 25 में आरएसएस बन जाती है और फिर अन्य संगठन बन जाते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन जो है ना, जो ये राइट विंग पार्टियों से आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक और संस्था है जिसको बोलते हैं विप, मतलब विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। याद रखना इसका ईयर। कहां पर इनका हेडक्वार्टर है तो कहां स्थापना हुई थी तो स्थापना इनकी हुई थी मुंबई में, और हेडक्वार्टर इनका भी न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, अच्छा, इनके प्रेरणा स्रोत कौन है तो इनके प्रेरणा स्रोत हैं जिनका नाम है एमएस गोलवलकर। ठीक है, ये भी आरएसएस से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका नाम है एमएस गोलवलकर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो आप देखते होंगे जो लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं वो अक्सर कर इनकी आलोचना करते हुए मिल जाएंगी, इनकी पी हेडगेवार जी की, या फिर इनकी बीडी सावरकर की, ठीक है, या फिर एमएस गोलवलकर की। ठीक है, तो जो विश्व हिंदू परिषद है, इसकी स्थापना में दो लोगों का महत्वपूर्ण रोल था। पहले व्यक्ति जो है ना, उनका नाम क्या है, एमएस गोलवलकर, और दूसरे व्यक्ति हैं स्वामी चिन्मयानंद। ठीक है, इनका मूल काम क्या था, किस उद्देश्य से इन्होंने इस संस्था को बनाया था तो हिंदू समाज को एकत्र करना,
काफी हद तक इन्होंने किया भी है। आज आप देख पा रहे हो, उस समय जो चुनाव हो रहे हैं और चीजों को देख पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे होगे। राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उसमें इनकी मुख्य भूमिका रही है। ठीक है, राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट था उसमें ये शुरू से जुड़े रहे हैं और जब तक राम मंदिर बन नहीं गया है या उसके बाद भी ये लोग उस जगह से कनेक्ट है। राम मंदिर जो मुद्दा है उससे आज भी कनेक्टेड है ये लोग। इन्हीं के बाद में एक संस्था और भी आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम आप अक्सर कर सुनते होंगे, वो भी राइट विंग संस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है, ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये एक ऐसा छात्र संगठन है जो यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता है और आपको पता है कि देश की राजनीति की जो शुरुआत है वो यूनिवर्सिटी से ही तो होती है। ठीक है, तो याद रखना जो ABVP है ना, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्थापना कभी 1948 में, औपचारिक रूप से अगर हम बात करें ऑफिशियली जो स्थापना करी गई थी ऑन पेपर तो वो 1949 में हुई थी। कहाँ पर इनका स्थापना हुआ था? तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर भी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो याद रखना जिनका नाम था बलराज मधोक। बलराज मधोक इसके स्थापना करता थे और ये भी RSS से प्रेरित थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी संगठन है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इनका क्या काम करते थे, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इनका महत्व ये था कि ये भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आज भी अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटीज में चुनाव लड़ते हैं। अक्सर इनकी न्यूज आपके सामने से फ्लैश होकर गुजरती होगी। ठीक है, शिक्षा है, छात्र राजनीति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का इनका मुख्य कार्य है। अब एक संस्था और आ जाती है जिसका नाम है बजरंग दल। ठीक है, 5th नंबर पर आ जाते हैं, बजरंग दल को देख लेते हैं। चूंकि ये भी राइट विंग से जुड़ी हुई संस्था है तो बजरंग दल की स्थापना 1984 में हुई थी। स्थान कहां पर स्थापना की गई थी? तो अयोध्या में इनकी स्थापना की गई थी। ये जो संस्था है बजरंग दल, इसकी स्थापना अयोध्या में हुई थी। ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो विश्व हिंदू परिषद की जो युवा शाखा है उसी को हम लोग बजरंग दल के रूप में जानते हैं आज। यानी विश्व हिंदू परिषद अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इनका, उसी के अधीन ये लोग काम करते हैं। क्या महत्व है? तो राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना, उसके अलावा हिंदू युवाओं को संगठित करने वाला ये एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू युवाओं को संगठित किया, जोड़ा और राम मंदिर मूवमेंट से जोड़ा। इवन आज भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो कि राइट विंग से जुड़े हुए हैं। राइट विंग का मतलब दक्षिण पंथी पार्टियां भी कहा जाता है, दक्षिण पंथी विचारधारा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर हम इसका क्विक रिवीजन करना चाहें तो हम देख सकते हैं करंट ईयर यानी वर्ष 1951 में जो राष्ट्रपति महोदय वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और जो प्रधानमंत्री वो नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू। पहली घटना जो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ जो बहुत ही काम का है, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, ये काम हुआ। 1951 में पहले एशियाई गेम्स हुए। ठीक है, उसके अलावा अगर कभी ये पूछा जाए कि दोबारा एशियन गेम्स कभी हुए, जी हाँ हुए। 1982 में भी हमारे यहाँ एशियन गेम जो थे वो हमने होस्ट किए थे। तीसरा क्वेश्चन जो हमने आज देखा है वो क्या है? पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था, अध्यक्ष थे KC योगी और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो इससे आपका क्विक रिवीजन हो रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट थी। 1951 में एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर और बढ़ गया है, क्या कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को कितना पैसा मिलता है? तो $50,000 मिलते हैं इसको। जो व्यक्ति प्रतियोगिता जीता उसको कितना पैसा मिलता है? तो $50,000 इसको मिलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट आया था जिसके तहत हमने अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया, यानी IAS IPS जैसी हमने सेवाएं बनाई और IFS को हमने बाद में जोड़ा था। 1951 में ही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। याद रखना आजादी के बाद जो पहली जनगणना है वो वर्ष 1951 में ही हुई थी। ये इसके बारे में भी आप नोट्स में अपना ऐड कर लीजिएगा। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। आपने देखा होगा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो इन दो नेताओं को अपना मेंटोर के तरीके से देखती है और इनके बारे में अक्सर कर बात किया करती है, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो और या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो इसी स्लाइड में हमने इसी लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखे उनमें कहता है पहली बार परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन भी 1951 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो USA में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को संधि हुई थी 1951 में जापान और अन्य बहुत सारे देशों के बीच में। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया था तो जापान से सुरक्षा की गारंटी उसको दी गई और कहा गया अब आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए उन पर। ठीक है, और उनको पहली बार ऑफिशियली UN में शामिल किया गया था। जापान की बेसिकली सेना वगैरह कट कर दी गई थी, कहा गया था कि आप लंबी सेना नहीं रखोगे, बहुत ज्यादा युद्ध में पैसा नहीं खर्च करोगे, डिफेंस में पैसा नहीं लगाओगे, बहुत ज्यादा युद्ध तो करना ही नहीं है, ये सारी बातें तय करी गई थी। ठीक है, पहला IIT खोला गया 1951 में। उसके अलावा स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना थी ये 1951 में ही कराई गई थी। इस बात को मैं ऊपर बता चुका हूँ, दोबारा नोट कर दिया गया। जनगणना की बात करें 1872 में पहली जनगणना हुई थी और 1881 से पहली नियमित जनगणना हुई थी। दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो लॉर्ड मेयो के समय पर जनगणना आरंभ करी गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ डेटा डाला गया है। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय द्वारा और लाला लाजपत राय द्वारा। आरएसएस की स्थापना 1925 में पी हेडगेवार द्वारा। ठीक है, कहीं कहीं बी हेडगेवार में भी लिखा हुआ है, तो डोंट परेशान नहीं होना इस बात को लेकर के। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में और बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। आप आई थिंक आप रिवाइज भी कर पाए होंगे ठीक से। बार बार इस लेक्चर को देखिए, बार बार चीज़ों को रिलेट करिए ताकि आप और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव और ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आपको क्लब करना नहीं आएगा। ये चीज़ डेटा को इतना सरल बना देता है कि एक साथ आपको पता होगा कि जिस वर्ष पहली बार परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनी थी, उसी वर्ष दुनिया में क्या हो रहा था कि जापान के ऊपर एक संधि थोपी गई थी, जापान को यूएन में डाला गया था, और उसी वर्ष पहली बार हमारे यहाँ आईआईटी खोले गए थे। इतनी तकनीक को लेकर पहला संस्थान भी खोला था, और उसी वर्ष बहुत सारे काम हमने किए हैं। वो सारे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट आया है, जो कुछ भी क्वेश्चन है। तो ये मुझे लगता है कि लर्निंग का सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आपको सारा का सारा डेटा क्लब करके दे दिया जाता है, जोड़ के क्वेश्चन बताए जाते हैं। आपका केवल एक काम बचता है, वो है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। उम्मीद करते हैं कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, जैसे कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। और प्लीज़ एक बात और समझिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि मुझे आपका फीडबैक पता चल सके कि आप मेरे कंटेंट के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 1952 अगला जो ईयर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय माँ भारती।